पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हांग जुन और योगन मिलकर एक डीमन को मार देते हैं और मरते समय वो डीमन उनसे कहती है कि जल्द ही चैंग सिटी पर डीमंस का राज होगा। तभी यतायु और जिंगलांग उन्हें एक सिग्नल देते हैं। सिग्नल को देखकर हांग जुन और योगन उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में हांग जुन योगन से पूछता है कि क्या तुम एक डीमन हो? तो योगन कहता है मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, मुझे तो आज ही पता चला कि मैं भेड़िए में भी बदल सकता हूँ। इसके बाद के सीन में हमें यतायु और क्यूयुक्सी को दिखाया जाता है। उन्हें तीसरी डीमन मिल जाती है जो कि भागकर एक महल की ओर जा रही थी। तभी कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म के सभी वॉरियर उस डीमन को पकड़ने के लिए महल के पास पहुंच गए थे। यहाँ पर जिंगलांग सभी से कहता है कि शायद वो डीमन यहाँ पर किसी से मदद मांगने आई है और उसका मददगार इसी महल में रहता है। वहाँ पर जिंगलांग की तलवार बहुत कम ग्लो करती है, इसलिए वो तलवार की मदद से डीमन को ट्रैक नहीं कर पाता। लेकिन तभी जिंगलांग को उस डीमन के शरीर में लगी हांग जुन के ब्लेड की आवाज सुनाई देती है जो कि अभी भी उसके शरीर में धसी थी। जिंगलांग योगन का धनुष और बाण लेता है और उस ब्लेड की आवाज को महसूस करते हुए उस डीमन पर एक तीर चलाता है जो सीधा जाकर उस डीमन को लगता है और वे सभी उस डीमन को पकड़ लेते हैं। जिंगलांग उससे बाकी डीमन के बारे में पूछता है लेकिन वो डीमन उसे कुछ नहीं बताती। तो जिंगलांग उसे एक पिंजड़े में कैद करके रॉयल आर्मी के एक अधिकारी को सौंप देता है। इसके बाद हम उस लेडी डीमन को देखते हैं जिसके पास हांग जुन का ब्लेड था। वो अपने आदमी से कहती है कि जिस डीमन को बंदी बनाया गया है उसे मार दो ताकि आर्मी को हमारे बारे में पता ना चले। इसके बाद हांग जुन और जिंगलांग उस बिल्ली को उसके मालिक के पास पहुंचाते हैं। वहां पर जिंगलांग एक नौकर से पूछता है कि आखिर ये बिल्ली घर से भागी क्यों थी। तो वो नौकर जिंगलांग को बताता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर मैडम गुओ और प्रधानमंत्री यांग आए थे, जिन्हें देखकर ये बिल्ली कुछ अजीब हरकतें करने लगी और यहाँ से भाग गई। यह सुनकर हांग जुन और जिंगलांग समझ जाते हैं कि डीमन किंग राजा के आसपास ही है और उसकी जान को खतरा है। इसके बाद हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जिसे बंदी बनाया गया था। वो सेना के अधिकारी को अपनी बातों में उलझाती है और पिंजड़े से आजाद हो जाती है और उस अधिकारी को बेहोश करके वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर लिंग फैंग आ जाता है जिसे देखकर वो घबरा जाती है। वो लिंग फैंग से पूछती है कि क्या तुम मुझे मारने आए हो? लिंग फैंग उससे कहता है डरने की जरूरत नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो उस डीमन से प्यार करता है और उससे कहता है जिसने भी तुम्हारा ऐसा हाल किया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं एक्सोर्सिज्म डिपार्टमेंट के वॉरियर उस अधिकारी के घर पर छिपकर नजर रख रहे थे। जैसे ही वे दोनों महल से बाहर निकलते हैं योगन उन पर धनुष बाण से हमला करता है और तीर लगने से लेडी डीमन मारी जाती है, जिसके कारण लिंग फैंग को बहुत गुस्सा आता है और उन पर हमला करता है। सभी लोग मिलकर लिंग फैंग का सामना करते हैं। इसी बीच लिंग फैंग एक टॉर्नेडो बनाता है और अपनी प्रेमिका के शरीर को लेकर राजा के महल में आ जाता है। लिंग फैंग का पीछा करते हुए एक्सोर्सिज्म की टीम भी उसके पास आ जाती है। वे राजा की आज्ञा के बिना ही महल के अंदर आ जाते हैं, जहां पर वे देखते हैं कि लिंग फैंग उस डीमन की मौत से बहुत ज्यादा दुखी है। वो उन सभी से बहुत नाराज था, इसलिए जैसे ही वो उन सभी को देखता है उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेला पड़ जाता है इसलिए उन्हें मार नहीं पाता और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन एक्सोर्सिज्म डिपार्टमेंट के वॉरियर उसे पकड़ लेते हैं। तभी लड़ाई की आवाज को सुनकर वहां पर इंपीरियल गार्ड आते हैं और बिना परमिशन के अंदर आने के कारण सभी को घेर लेते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर लिंग फैंग सभी सिपाहियों को डीमन में बदल देता है। लिंग फैंग की ब्लैक पावर के कारण सभी सिपाही डीमन में बदल जाते हैं और लिंग फैंग उन्हें अपने वश में कर लेता है। इसके बाद लिंग फैंग सभी वॉरियर्स पर हमला करता है तो हांग जुन अपनी पावर की मदद से एक शील्ड बनाकर सभी को बचाता है। एक्सोर्सिज्म के वॉरियर राजा के सिपाहियों को नहीं मारते हैं, लेकिन क्यूयुक्सी उन सभी से परेशान होकर एक बैल को निकालता है और उन सभी को उसमें कैद करता है। इसके बाद वो लिंग फैंग को भी उसमें कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंग फैंग इतना शक्तिशाली होता है कि वो उस बैल में कैद नहीं हो पाता। इसके बाद लिंग फैंग जिंगलांग पर हमला करता है, लेकिन हांग जुन उसे बचा लेता है। हांग जुन से गुस्सा होकर लिंग फैंग उसे मारने के लिए जाता है तो जिंगलांग अपनी तलवार को लिंग फैंग के सीने में घुसा देता है। घायल होकर लिंग फैंग उस लेडी डीमन की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। लिंग फैंग के मरने के बाद सभी सिपाही होश में आ जाते हैं। इसके बाद वे सभी कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म में आते हैं। वहां पर वे सभी डीमन किंग के बारे में बात कर
रहे होते हैं। तभी वहाँ पर राजा का एक सिपाही आता है और जिंग लॉन्ग को अपने साथ सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है, जहाँ पर जिंग लॉन्ग से पिछली रात के बारे में पूछा जाता है। तो जिंग लॉन्ग उन्हें सब कुछ बता देता है। जिंग लॉन्ग के वहाँ से जाने के बाद एक दुष्ट अधिकारी वहाँ के प्रमुख से कहता है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि चैंग सिटी में डीमंस हैं तो वे सभी वहाँ से भाग जाएंगे, इसलिए हमें कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म को बंद कर देना चाहिए। दूसरी तरफ होंगजुन और उसके साथी यह सोचकर खुश हो रहे थे कि उन्होंने डीमंस को मारा है, इसलिए उन्हें खूब पैसा और इनाम मिलेगा, क्योंकि उन्हें इस बात का पता नहीं होता है कि कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म बंद होने वाला है। तभी आर्मी का कमांडर जिंग लॉन्ग से कहता है कि तुम्हें जल्द ही कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म को बंद करना होगा। जिंग लॉन्ग इस बात को सुनकर काफी दुखी होता है। जब वो वापस आता है तो अपने साथियों को खुश देखकर उन्हें कुछ भी नहीं बताता। वहाँ पर जिंग लॉन्ग के साथी उससे पूछते हैं कि हमें इनाम में क्या मिलेगा। जिंग लॉन्ग नहीं चाहता था कि उसके साथी दुखी हों, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है हमने इस बार बहुत कम डीमंस को मारा है, फिर भी हमें बहुत सा इनाम मिलेगा। इसके बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं। तभी होंगजुन एक सपना देखता है जिसमें उसके सभी साथी मारे गए थे। वो डीमन होंगजुन को भी मारने ही वाला था। तभी जिंग लॉन्ग आकर उसे नींद से उठा देता है। इसके बाद दोनों बातचीत करने के लिए छत में चले जाते हैं। वहाँ पर होंगजुन जिंग लॉन्ग को परेशान देखकर उससे पूछता है कि तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। तब जिंग लॉन्ग होंगजुन को सच्चाई नहीं बताता और कहता है मैं केवल डीमंस को लेकर परेशान हूँ, उनकी जनसंख्या दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। इसके बाद होंगजुन एक ड्रिंक बनाता है जिसे मिलकर दोनों पीते हैं। शराब पीने के बाद होंगजुन कहता है कि लगता है मैंने शराब में ड्रग्स कुछ ज्यादा ही मिला दी। इसके बाद वे दोनों वहीं पर बेहोश होकर सो जाते हैं। अगली सुबह जिंग लॉन्ग सभी से कहता है कि डीमंस को पकड़ने के लिए फिजिकल पावर के साथ ही हमारे पास मैजिकल पावर भी होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई भी पावर नहीं। यह कहते हुए जिंग लॉन्ग अपनी तलवार बाहर निकालता है। तभी होंगजुन भी अपनी नाइफ को जिंग लॉन्ग की तलवार के पास रखता है, जिसके बाद दोनों मैजिकल वेपन चमकने लगते हैं। यह देखकर क्यू युक्सी बोलता है यदि दोनों मैजिकल वेपन सेम मटेरियल के बने हों तो साथ रखने पर वे चमकने लगते हैं। इसके बाद वो उस तलवार का नाम स्वॉर्ड ऑफ विजडम बताता है, जिसकी दो अलग अलग साइड दो अलग अलग पावर्स को रिप्रेजेंट करती है। एक साइड ईश्वर की पावर को रिप्रेजेंट करती है तो दूसरी साइड डीमन की पावर को। इसके बाद जिंग लॉन्ग सभी से कहता है चाहे कुछ भी हो हमें अपनी तहकीकात जारी रखनी होगी और सभी डीमंस को जल्द ही पकड़ना होगा। इसके बाद जिंग लॉन्ग सभी को इंपीरियल एग्जामिनेशन के बारे में बताता है। इस एग्जाम को पास करने वाले ही मुख्य अधिकारी बनते हैं और राज्य के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हैं। वो कहता है अगर डीमंस एग्जाम को पास करके महत्वपूर्ण पदों पर बैठ जाएंगे तो उन्हें पकड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद वो यदायु और योगन को ब्यूटी हाउस में और होंगजुन और क्यूयुक्सी को इंपीरियल हाउस में डीमंस को खोजने के लिए भेजता है। क्यूयुक्सी और होंगजुन जब इंपीरियल कॉलेज में आते हैं तो वहाँ पर होंगजुन की नाइफ चमकने लगती है। यह देखकर होंगजुन कहता है यहाँ पर तो सभी के सभी डीमंस हैं। इसके बाद जिंग लॉन्ग अपने चचेरे भाई से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर उसका चचेरा भाई उसे बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिकारी डीमंस की सच्चाई को छिपाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें अब सावधानी के साथ काम करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इंपीरियल कॉलेज में। वहाँ होंगजुन क्यूयुक्सी को बताता है कि यहाँ पर तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट डीमन ही हैं। इसके बाद दो डीमन उनको मारने के लिए उनके पीछे आते हैं। तभी वहाँ का एक स्टूडेंट उनसे टकरा जाता है। इसके बाद वे डीमन उस स्टूडेंट को ही पीटने वाले होते हैं। तभी होंगजुन उन्हें रोक लेता है, लेकिन डीमन होंगजुन का गला पकड़ लेता है। तभी क्यूयुक्सी वहाँ के एक सीनियर स्टूडेंट का ध्यान उस डीमन की ओर करता है, जिसे देखकर वे डीमन होंगजुन को छोड़ देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी होंगजुन एक स्टूडेंट को पहचान लेता है जिसकी लाश को उन्होंने ब्यूटी हाउस में लटकाया था। अब रात होने पर सभी एक जगह पर मिलते हैं। वहाँ पर क्यूयुक्सी सभी को बताता है कि इंपीरियल कॉलेज में 100 से ज्यादा डीमंस हैं। वहीं योगन सभी को बताता है कि उन्हें ब्यूटी हाउस में कुछ भी नहीं मिला। जिन डीमंस को उन्होंने पकड़ा था वे कुछ दिन पहले ही वहाँ पर आए थे। इन दोनों की बातों को सुनकर जिंग लॉन्ग को समझ आ जाता है कि डीमंस पहले ब्यूटी हाउस में ही आए थे। उन्होंने वहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स को मारकर उनकी जगह ले ली और उन स्टूडेंट्स के शरीर को जला दिया। जिस स्टूडेंट की बॉडी हमें मिली थी उसको उन्होंने कुछ देर पहले ही मारा था, जिसे वे जला नहीं पाए। अपनी पहचान छिपाने के लिए मौका मिलते ही उन्होंने उस बॉडी को जला दिया था। ली सभी को बताता है कि इंपीरियल कॉलेज का कोई आदमी डीमंस को परीक्षाओं के प्रश्न पहले ही बता रहा है। अगर ये डीमंस परीक्षा को पास करके महत्वपूर्ण पदों पर बैठ गए तो इन्हें पकड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा और हमारे राज्य पर इनका कब्जा आसानी से हो जाएगा। इस बात को सुनकर सभी इंपीरियल कॉलेज से उन डीमंस को पकड़ने का प्लान बनाने लगते हैं। तभी इन्हें
पता चलता है कि इंपीरियल कॉलेज में एग्जाम 3 दिनों के अंदर ही होने वाला है। इस बात को सुनकर उन सभी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद जिंगलोंग सभी को अपना अपना काम बताता है। वो योगन से कहता है कि सभी फॉक्स डीमन पर बारीकी से नजर रखें और होंगजुन से डीमंस को बेहोश करने वाली दवा बनाने के लिए कहता है। शाम होते ही होंगजुन डीमंस को बेहोश करने वाली दवा बना देता है। इसके बाद अगली सुबह ये सभी पूरी तैयारी के साथ कॉलेज में एंट्री करते हैं। तभी वहाँ पर परीक्षा को सुपरवाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी ली जियान आ जाता है और एक्सोर्सिज्म की टीम भी अपना काम शुरू कर देती है और डीमंस को बेहोश करने वाली दवा उन्हें पिलाने लगती है। डीमन के पास आने पर योगन के एरो हिलने लगते हैं। इसे देखकर वे लोग कमरे की सीढ़ियों पर निशान लगा देते हैं। इसी बीच अधिकारी ली जियान जिंगलोंग को पहचान लेता है और उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म तो बंद होने वाला है। इस बात को सुनकर बाकी के वॉरियर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और जिंगलोंग ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया था। तभी अधिकारी ली जियान अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि जाओ जिंगलोंग और उसके साथियों को पकड़ लो। लेकिन जिंगलोंग के साथी उन सिपाहियों को पीटकर वहां से इंपीरियल कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। इसी बीच ली दरवाजे में लात मारकर एक कमरे में घुसता है लेकिन उसे वहां पर डीमन नहीं मिलता है। तब वे दूसरे कमरे की ओर बढ़ते हैं। वहां पर उन्हें सच में ही डीमन मिल जाता है। वे लोग उस डीमन को अधिकारी ली जियान को भी दिखाते हैं। इसके बाद वे सभी डीमंस को मारकर एक जगह ढेर लगा देते हैं। थोड़ी ही देर में वहां पर राज्य का किंग भी आ जाता है। जिंगलोंग किंग को डीमंस के बारे में सभी बातें बता देता है। वह सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी ली जियान से अपना काम निकलवाने के लिए राजा को यह बताता है कि ली जियान ने डीमंस को पकड़ने में उनकी मदद की। अगर राजा को पता चलता कि ली जियान की देखरेख में डीमंस परीक्षा दे रहे थे तो राजा ली जियान को कठोर दंड देता। इसलिए ली जियान राजा के सामने अपना मुंह नहीं खोलता। इसके बाद राजा सभी डीमंस को जलाने का आदेश देता है। राजा का आदेश मिलते ही यतायु सभी डीमंस को जला देता है। लेकिन होंगजुन एक फॉक्स डीमन को अपने पास रख लेता है क्योंकि उस डीमन ने बाकी डीमंस को पकड़ने में होंगजुन की मदद की थी। इसके बाद मौका मिलते ही जिंगलोंग राजा को यह भी बता देता है कि डीमन किंग आपके दरबार में ही छिपा है। तो राजा एक्सोर्सिज्म की टीम को आदेश देता है कि सभी डीमंस को ढूंढो और उन्हें मार डालो। इसके बाद हम होंगजुन और जिंगलोंग को देखते हैं जो उस फॉक्स डीमन को आजाद कर देते हैं जिसने उनकी मदद की थी। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। जिसे देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।